नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपनी डीआईजी रेंज और आईजी रेंज बरेली की तैनाती के दरमियान हुई क्राइम की कुछ घटनाओं को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। कल बहुत दिनों बाद मैंने एक एपिसोड सिर्फ कोरोना पर और अपनी उस यात्रा पर प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा लगा कि बहुत से लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणियां दी हैं और ज़्यादातर लोगों ने मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंता जताई है। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं ये जानता हूं कि आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों की शुभेच्छाएं और आप लोगों ने अंतर्मन से जो मेरे लिए दुआएं की हैं, उन सभी का असर था कि मैं सही सलामत वापस इस जंग से, इस मैदान जंग से वापस आ पाया। आज की घटना मैं बता रहा हूँ वो जनपद बरेली से है और बात है 16 अक्टूबर 2020 की। रात के करीब 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे और वायरलेस सेट पर एक सूचना आई कि बहेड़ी थाना के नैनीताल रोड पर स्थित भोले शंकर ढाबे से एक युवती का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है। बात बहुत गंभीर थी, युवती के अपहरण की बात। और सबसे पहले और ये भी बताया कि स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी है जिससे उसका अपहरण किया गया है। स्विफ्ट डिज़ायर का नंबर भी फ्लैश किया गया। नंबर होने से थोड़ी आसानी होती है कि जो लोग चेकिंग में लगे होते हैं उनको नंबर का ज्ञान होता है और सभी गाड़ियों को रोकने के बजाय वो उस नंबर की, उस कलर की या उससे मिलती जुलती दूसरी गाड़ियों की चेकिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं। सेट पर ही तुरंत कंट्रोल रूम पे सूचना एसएसपी और एसपी ग्रामीण ने दी कि जो अंतर्राज्यीय सीमा हमारी उत्तराखंड से है उसको तुरंत ब्लॉक किया जाए, सील किया जाए और देखा जाए कि कोई गाड़ी उधर से पास न हो। ये प्रारंभिक काम जो कंट्रोल रूम का होता है वो, और उसके बाद सभी अधिकारियों को सूचना दिया जाना। ये गंभीर घटना की इसकी प्रवृत्ति गंभीर थी और उस श्रेणी में आता था जिसमें सभी अधिकारियों को सूचना दी जाती। सूचना हमको भी दी गई। सभी अधिकारी वहाँ पर सीओ बहेड़ी, एसपीआरए, जो इंस्पेक्टर था वहाँ उस समय पंकज पंत, ये सभी लोग मौके पर पहुँचे। भोले शंकर ढाबे पर उनको वो व्यक्ति मिला जो काफ़ी रो रहा था, दुखी था, चिल्ला रहा था और बहुत शोर मचा रहा था। उसने बताया कि मेरा नाम शुभम लोहित है और मेरे पिताजी का नाम देवेंद्र सिंह है और मैं मूल रूप से 27 ब्लॉक ए थाना सिहानी गेट जनपद गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं ग्राम नगरी थाना भवाली जिला नैनीताल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता हूँ। घटना के बारे में उससे पूछा गया कि आखिर घटना कैसे हुई। घटना के बारे में बताया कि वो नैनीताल जा रहा था और ढाबे पर अपनी स्विफ्ट गाड़ी उसने खड़ी की। उसमें उसकी पत्नी और उसका बेटा था। पेमेंट करने के लिए मैं और बेटा यानी शुभम लोहित और उसका छोटा बेटा 2-2.5 साल 3 साल का होगा, उसको लेके वो पेमेंट करने के लिए ढाबे पर गया और जैसे ही वो पेमेंट कर रहा था, जो कुछ भी पैसा उसको देना था वो दे रहा था, इसी बीच उसके गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ आई और वो गाड़ी स्टार्ट हुई जिसमें उसकी पत्नी बैठी हुई थी और उसे तुरंत गाड़ी नैनीताल रोड की तरफ भागने लगी। उसका कहना है कि वो पीछे पीछे दौड़ा, उसने काफ़ी शोर मचाया, ढाबे वाले भी निकल आए लेकिन कोई मदद नहीं कर पाया। उसने बताया कि उसकी अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी थी जिसका नंबर था UP 14 DH 6794। इतनी ही सूचना सब अधिकारियों को मिली और इसी सूचना को प्रसारित करके सभी संबंधित को बताया गया कि बहुत गहराई से इस गाड़ी को चेक करें, इसमें एक महिला होगी जिसका कुछ लोगों ने अपहरण किया है। बॉर्डर सील हो गए थे। डायल 100 यानी 112 की गाड़ियाँ जो मुख्य मार्ग से, चूँकि वो हाईवे है, हाईवे से जो छोटी छोटी रोड्स निकलती हैं
उन पर भी उनको देखने के लिए कहा गया था कि ले जाने वाले को भी पता है कि इसमें रास्ते में 2-3 जगह बहुत गंभीर गहरी चेकिंग भी होती है, बैरियर्स भी लगे हुए हैं, इसलिए हो सकता है उसको उससे बचने के लिए वो छोटे वाले रास्ते पर चले जाएं। इसी बीच में सीओ बहेड़ी ने शुभम लोहित को अपनी गाड़ी में बिठाया और वो भी उसको लेकर उस तरफ गए कि शायद कुछ इसे आइडिया हो आने जाने में उस समय कि कहाँ किस तरफ ये ले जा सकते हैं, लेकिन कोई बात पता नहीं लगी और फिर शुभम लोहित को लेके सीओ बहेड़ी वापस थाना बहेड़ी पर आ गए कि एफआईआर की जानी आवश्यक है। इसी बीच डायल 100 की एक सूचना प्रसारित हुई और बहुत जल्दी में प्रसारित की गई सूचना में ये था कि वहाँ से काफ़ी दूर गांव है एक आम डंडा, कि गांव आम डंडा के पास एक बहुत ही सुनसान रोड पर एक स्विफ्ट डिज़ायर जल रही है। इसके भीतर एक महिला है। गांव वालों ने ये बताया कि तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दें, पुलिस भेज दें, क्योंकि महिला काफ़ी जल गई है। बात कुछ जैसे ही स्विफ्ट गाड़ी बताई और कुछ गाड़ी का नंबर प्लेट जो जल गया था नंबर, उसके अलावा जो नंबर्स बताए गए, इसमें समझने में कतई देर नहीं लगी कि ये वही गाड़ी है जिससे महिला का अपहरण किया गया है। शुभम लोहित तब तक थाने पर आ गया था और उससे वो तहरीर लिखाई जा रही थी एफआईआर कराने के लिए, लेकिन तुरंत उसको गाड़ी पे बिठाया गया कि चल के ये पहचान ले कि यही गाड़ी है और वो जो महिला उसके भीतर है यही उसकी पत्नी है। शुभम लोहित को लेके वहाँ और सारी पुलिस की गाड़ियाँ जितनी आसपास चेकिंग के लिए लगी हुई थी, सभी गाड़ियाँ मौके की तरफ यानी गांव आमडंडा की तरफ भागी। वहाँ पहुंचकर गांव के लोगों ने किसी भी तरह से धूल और पानी जो पास में ला सकते थे, खेतों में भरे हुए पानी, गीली मिट्टी, इन सब चीज़ों को फेंक के किसी तरह गाड़ी की आग बुझाई गई। इसी बीच में प्राइवेट गाड़ी से लेके उस महिला को जो काफ़ी जल गई थी उसे वहाँ पास के हॉस्पिटल में ले गए। जैसे ही शुभम वहाँ पहुँचा, उसने देखते ही बताया कि जी ये मेरी गाड़ी है, और वो पूछता रहा कहाँ गई मेरी पत्नी, कहाँ गई। शिवांगी उसकी पत्नी का नाम था, वो शिवांगी का नाम ले लेके चिल्ला रहा था। गांव वालों ने बताया कि शिवांगी को पास के हॉस्पिटल में ले गए हैं। पुलिस पीछे पीछे हॉस्पिटल तक गई, लेकिन वहाँ ये पता लगा कि उसे ज़्यादा जला होने के कारण हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया है। वहीं मुख्य मार्ग पर वेट किया गया एम्बुलेंस का कि एम्बुलेंस से ये देख लिया जाए कि ये महिला भी वही है, उसकी पत्नी है या कोई और महिला है। एम्बुलेंस जैसे ही उसको उस छोटे हॉस्पिटल से लेके और हायर सेंटर की तरफ जा रही थी तो उसको रोककर शुभम लोहित को उसमें बताया गया कि वो पहचाने। महिला बुरी तरह जली हुई थी लेकिन बोल रही थी। दूर से ही देखा और शुभम ने बताया कि ये उसकी पत्नी शिवांगी है। उसे उतार लिया गया और एक महिला सब इंस्पेक्टर जो इस तरह की घटनाओं में, महिला संबंधी अपराध की घटनाओं में साथ में ले जाई जाती है, उसको ये कहा गया कि आप एम्बुलेंस में बैठकर अस्पताल तक जाइए। चूँकि महिला जली तो बहुत थी लेकिन बोल रही थी, और ये कहा गया कि तुम इससे बातचीत में कोशिश करो, शायद ये किसी को जानती हो, अपहर्ताओं को जानती हो, घटना के सीक्वेंस के बारे में कुछ बता सके या कोई ऐसी लीड दे सके जिससे हम थोड़ा आगे तक पहुंच सकें। खैर वो महिला सब इंस्पेक्टर वो उसी गाड़ी में बैठ गई और उससे अपना वार्तालाप उसने शुरू किया। उसके बाद शुभम लोहित को थाने पर ले जाया गया। थाने पर उसने एक तहरीर दी जिसमें उसने अपनी पत्नी के अपहरण यानी धारा 364 का अपराध अंकित कराया, मुकदमा अपराध संख्या 634/2020 पर। घटना चूँकि गंभीर थी, महिला जल भी गई थी, गाड़ी भी जल गई थी, पति उसका बता रहा था कि उसका अपहरण करके जलाया गया, और आप समझ सकते हैं कि कितने तरह के भाव हम लोगों के अंदर उस समय उमड़ घुमड़ रहे होंगे कि जाने क्या बात हो गई, कल अखबार इसको किस तरह लिखेंगे, टीवी की अभी वो भी वैन खड़ी हो जाएंगी। महिला संबंधी अपराध के बारे में जो संवेदनशीलता है उसको आप भी जानते हैं और हम लोग भी उस समय काफ़ी परेशान थे। धीरे धीरे वहाँ क्राइम ब्रांच, डॉग स्क्वाड,
फॉरेंसिक की टीम और सारे लोग वहाँ पहुँच गए। सब लोगों ने अपना अपना काम शुरू किया। फॉरेंसिक टीम ने वो बॉटल जिससे पेट्रोल भरा हुआ था, भरा पेट्रोल को जो गाड़ी में डाल के जलाया गया था वो कब्जे में लिया। वहाँ पर जो फुटप्रिंट, हालांकि गांव वाले इतना वहाँ आसपास आ चुके थे कि कौन सा फुटप्रिंट अपराधी का रहा होगा या कौन सा पब्लिक का है ये बता पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी जली हुई गाड़ी के भीतर जहाँ कहीं उसे प्रिंट मिलने की संभावना थी वो फॉरेंसिक टीम वाले उठा रहे थे। इसी बीच उस महिला सब इंस्पेक्टर का, जिसने जो शिवांगी के साथ जली अवस्था में एम्बुलेंस से हायर सेंटर गई थी, उसका फ़ोन इंस्पेक्टर पर आया। उसने कहा कि इसने बातचीत में अपने जेठ का नाम बताया है। उसका ये कहना है कि उसका जेठ शशांक लोहित उर्फ सनी, इसने मेरे साथ ये सब किया है। हालांकि वो महिला सब इंस्पेक्टर का ये कहना था कि ये बार बार पूछा जाता रहा कि क्या वही अपहरण करके लाया था, क्या वो मौके पर था। इस पर वो चुप हो जाती थी और वो कहती थी कि इसी ने किया है, इसी को पता है, या इस तरह की बातें वो करती रही। अब इसमें मामला थोड़ा सा उलझ रहा था, पेचीदा हो रहा था। पति वहाँ चिल्ला रहा था कि बदमाश ले गए, और पत्नी ये कह रही थी कि उसका जेठ इस सब के पीछे है या उसी ने ये सब किया है। शुभम से तुरंत पूछा गया, थाने पर था वो, FIR लिख चुका था, उससे बातचीत की जा रही थी कि भाई तुम्हारा भाई कहाँ है, शशांक। शुभम ने बताया कि साहब वो तो कई दिनों से पंजाब गया है अपने व्यवसाय के सिलसिले में, वो तो यहाँ है ही नहीं है। बात और भी उलझ गई क्योंकि उसका जो नंबर शुभम ने दिया अपने भाई शशांक उर्फ सनी का, वो बंद था, और उसकी लोकेशन भी कोई 3-4 दिन पहले की वहीं नैनीताल और गाज़ियाबाद के आसपास की ही आ रही थी। फिर भी उसके जो नैनीताल में भवाली में जो घर इन्होंने अपना बनाया था, वहाँ और गाज़ियाबाद दोनों जगह दबिश दी गई। दोनों जगह रेड गई, पुलिस गई, और पुलिस वालों को ये बताया कि साहब वो घर पे नहीं है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस बताने वालों ने ये बताया कि वो 3-4 दिन से नहीं, कल ही से गायब है। गाज़ियाबाद वालों ने बताया कि कल यहाँ से चला गया था, और नैनीताल वालों ने बताया कि कल यहाँ दिखाई पड़ा था। केवल इतना सा डिफरेंस था उसके शिवांगी के पति के बताने में और जो सच्चाई ग्राउंड पर पता लगी थी उसको समझने में। इस बीच फिर जब मामला बहुत टेढ़ा होता जा रहा था, कुछ पता नहीं लग रहा था, कारण नहीं पता लग रहा था, शुभम कुछ बोलने को तैयार नहीं था। चूँकि शुभम की पत्नी के साथ ये घटना हुई थी और उसने ये मुकदमा लिखाया था, तो थोड़ा सा ये मान के हम लोग भी चलते हैं, पुलिस भी चलती है कि अभी इसके साथ कोई सख्ती या इस पर कोई शक करना बेमानी है। पहले हम बाकी चीज़ों को देख लें, अगर बाकी चीज़ें नहीं निकलती हैं तब इससे आगे की कोई पूछताछ की जाएगी। इसी बीच जब क्राइम ब्रांच वालों ने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने ये बताया कि साहब ये दोनों ही भाई नैनीताल में थे और वहीं दोनों का मोबाइल एक साथ बंद हो गया, और घटना वाले दिन पूरा दिन बंद रहा और रात में भी ये फ़ोन बंद रहा, बिल्कुल चला ही नहीं। बात थोड़ा सा चौंकाने वाली थी कि भाई और शुभम दोनों का फ़ोन एक साथ क्यों बंद हुआ। भाई के लिए वो बार बार कह रहा था कि वो नैनीताल वहाँ गया हुआ है, पंजाब गया हुआ है, अमृतसर जाने की बात कर रहा था। फिर ये समझ में आया कि अगर शिवांगी के पास मोबाइल था, उसके पास मोबाइल था जो इन लोगों ने बताया, और वो बार बार जो उसने लोकेशन बताई कि इसने बताया था कि हम नैनीताल जा रहे थे, जबकि पता लगा कि वो नैनीताल से ये लोग आ रहे थे। ये मान के कि उसके पति ने जो कोई बात की होगी इस दरमियान अपनी पत्नी के मोबाइल से बात की होगी, हो सकता है इससे कुछ लीड मिल जाए। शिवांगी के अदरवाइज़ मोबाइल या नंबर्स पे बहुत कम बात करती थी लोगों से, घर वालों से ही बात करती थी। कोई बहुत ऐसी बात या गूढ़ बात नहीं पता लगी जिससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन थोड़ी बहुत आगे बढ़ सके। शिवांगी के मोबाइल नंबर को एग्ज़ामिन किया गया, बहुत ही डिटेल एग्ज़ामिन किया गया, और ये पता लगा उससे कि जिस समय इन लोगों का नैनीताल से और
बरेली की तरफ आना बताया जा रहा है। लगभग उस पीरियड में 4 या 5 घंटे के पीरियड में कुल 4 या 5 अलग ऐसे लोगों से बात हुई है जिनसे पहले शिवांगी की कभी बात नहीं हुई थी। फिर इनके पुराने नंबर को देखा गया शुभम के, तो ये सभी 3-4 नंबर जिससे उस दिन शिवांगी के नंबर से बात हुई थी वो सब पहले से ही शुभम लोहित के यानी शिवांगी के पति के टच में रहे थे, बराबर उनसे रेगुलर बात होती रही थी। ये माना गया कि जब शिवांगी साथ में थी तब भी इसने उन्हीं लोगों से बात की जिन लोगों से पहले बात करता रहा है। अब एक दिक्कत ये हुई कि ये मोबाइल जो 2-3 मिले वो सब स्विच ऑफ मिले। शुभम का मोबाइल भी उस दिन जो उसने बताया कि साहब हमने घर पर छोड़ दिया था, वो चार्जिंग पर लगाया था और वहीं छूट गया, जबकि इसके पहले जो उसके मोबाइल की कॉल का पैटर्न है वो कभी बिना मोबाइल के नहीं रहा है। एक तो ये शंका बहुत गंभीर थी। दूसरी जो उसने बताया था कि हम नैनीताल जा रहे थे जबकि वो नैनीताल से आ रहा था। तीसरी कि उसके भाई का भी मोबाइल उसी समय पर क्यों बंद हुआ। इन सारी चीज़ों को लेके ये तय किया गया कि अब शुभम से ही पूछताछ की जाए, क्योंकि शुभम की बातों में बहुत ढेर सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं और उसका क्लियर किया जाना बहुत ज़रूरी है। सवेरे परेशान हो गए थे सब लोग, सवेरे शुभम को लेके क्राइम ब्रांच पहुंच गए। सबके दिमाग में जो सवाल थे वो सवाल एक एक करके शुभम से पूछे जाने लगे। पहला तो नंबर स्विच ऑफ क्यों हुआ और कैसे हुआ। उसने अपनी बात बताई और ये बताया कि भाई ने क्यों स्विच ऑफ किया, ये भाई मिलेगा तो वही बताएगा। दूसरा कि शिवांगी के फ़ोन से जिन लोगों से बात की गई ऐसी क्या ज़रूरत थी कि उन लोगों से, और वो कौन कौन लोग थे। नंबर बताया गया लेकिन वो टाल मटोल गुड्डू बबलू टाइप का कोई नाम बताता रहा और ये भी बताता रहा कि मेरे मित्र हैं और मुझे कुछ काम था इनको अपने काम धाम के सिलसिले में, इसलिए मैंने उनसे बात की थी। फिर ये पूछा गया कि आखिर इन लोगों के मोबाइल क्यों बंद हो गए। वही 3 लोग, तुम्हारा अपना मोबाइल, तुम्हारे भाई का मोबाइल, तुमने अपनी पत्नी की मोबाइल से जिससे बात की वो भी मोबाइल क्यों बंद हो गए। पहले तो वो उन सब का कुछ न कुछ जवाब देता रहा, लेकिन धीरे धीरे सवालों की संख्या जब बढ़ने लगी तो वो धीरे धीरे उनके बीच में कंफ्यूज होना शुरू हुआ। फिर उसने बार बार बेहोश होने का नाटक शुरू किया। बार बार उसके चेहरे पर पानी डाला जाता था, फिर वो उठ के बैठता था और फिर चिघाड़ लगा के रोता था, पत्नी की ज़ोर ज़ोर से नाम लेकर आवाज़ देता था। ये समझ में आ गया कि ज़रूर कोई न कोई बात ऐसी है जो शुभम लोहित छिपा रहा है। काफ़ी देर तक माथापच्ची करने के बाद फिर पूछताछ शुरू हुई। आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझन में जब पूछताछ शुरू होती है तो सारे स्टेप जल्दी जल्दी क्रॉस होने लगते हैं। और जब बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई तो थोड़ी देर बाद उसने सब कुछ रोक देने के लिए कहा कि कतई मत मारिए, आप कुछ मत करिए, मैं सब बता दूंगा। उसने पीने के लिए पानी मांगा, थोड़ा पानी, काफ़ी चोट खाए हुए व्यक्ति को ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता, थोड़ा पानी पिलाया गया, थोड़ा उसको शांत रहने के लिए कहा गया। और फिर थोड़ी देर बाद जब उसने बताना शुरू किया तो बिल्कुल तोते की तरह सारा किस्सा एक तरफ से एक तरफ तक बता दिया। उसने बताया कि देखिए, शिवांगी मुझसे उम्र में 10 साल बड़ी थी। शादी करते समय ये बात हम लोगों से छिपाई गई। शादी के फ़ौरन बाद उसके कुछ सर्टिफिकेट और बाकी उनके साथ के लोगों से ये पता लगा कि वो लगभग 10-12 वर्ष बड़ी है। इस बात को लेकर कलह शुरू किया कि घर में हुआ कि ये बात छिपाई क्यों गई। 10 साल उम्र में बड़ा होना लड़की का बहुत अच्छा नहीं माना जाता, ऐसा उसने बताया। फिर उसे धीरे धीरे ये शक होने लगा कि शायद इस हमारी पत्नी शिवांगी के और बहुत से लोगों से संबंध हैं, इसीलिए घर वालों ने ये बात छिपा के मुझसे शादी कर दी। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी ये बताया कि पता करो कि इसके किससे किससे संबंध हैं। दोस्त ही होते हैं और बाद में पता लगा कि वो जैसे दोस्त उसके थे, ईश्वर न करे औरों के भी वैसे दोस्त हों। दोस्तों ने लोहित को 2 ऐसे नाम बता दिए जो बहुत ही शक्तिशाली
गुंडे किस्म के असामाजिक तत्व और प्रभावशाली लोग थे। उन्होंने बता दिया कि इससे और इससे संबंध है इसके, और मैंने फलां से सुना है, मैंने फलां से देखा है। अपने दोस्तों की बात पर उसने यकीन किया और उसने कहा कि ऐसे हल्के में अगर कुछ काम करेंगे तो हम सभी लोग मारे जाएंगे। धीरे धीरे करके उसने शिवांगी को मारने की योजना बनाई और दोस्तों को भी उसमें साथ में रखा। उसमें बताया कि ऐसा कुछ किया जाए कि एक तो किसी को कभी शक न हो, दूसरा कभी ये ना पता लगे कि किसने मारा है, नहीं तो जो जो लोग इसके पीछे हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं। बात ये तय पाई गई कि कोल्ड ड्रिंक में डाइजीपाम मिला के इसको किसी ढाबे में हम पिला देंगे। बेटा और हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाएंगे। जब ये बेहोश हो जाएगी तो पहले से खड़े हुए उनके मित्र और भाई वहीं पर खड़े रहेंगे। ये इशारे से बता देंगे कि अब वो बेहोश हो गई है, और वो इसी की स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी से लेके उसको चले जाएंगे। और कोई 45 मिनट 1 घंटे के बीच में उसको वो आग लगा देंगे। आग लगा देने के बाद वो वहाँ से मोटरसाइकिल से निकल आएंगे। तब तक मैं यहाँ पर पत्नी के अपहरण का हल्ला करूँगा। पुलिस आएगी, पुलिस ढूंढेगी, और तब तक वो गाड़ी जल चुकी होगी और शिवांगी भी जल चुकी होगी। सारे राज उसके जलने के साथ दफन हो जाएंगे। बात बिल्कुल जैसी उन लोगों ने सोची थी, जैसा उन्होंने प्लान बनाया था, वैसा ही किया। शिवांगी को जब वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आया, बच्चे के लिए भी और उसके लिए भी, उसमें डाइजीपाम की कई गोलियां मिला दी। डाइजीपाम युक्त वो कोल्ड ड्रिंक पीने की थोड़ी देर बाद ही शिवांगी बेहोश हो गई। बेटे को लेके बाहर वो ढाबे की तरफ चला आया और पहले से खड़े वहाँ पर अपने मित्र प्रशांत और शशांक दोनों को इशारा किया कि भीतर वो अब बेहोश हो गई है। ये दोनों वहाँ पर आए और प्रशांत गाड़ी में चाबी चूँकि पहले से लगी थी, गाड़ी स्टार्ट करके और ये वहाँ से नैनीताल रोड की तरफ चला गया। पीछे पीछे मोटरसाइकिल से इसका भाई शशांक भी जा रहा था। इन लोगों ने किया क्या कि जब ये 2 लोग वहाँ पर पहुँचे तो इन्होंने जल्दी में कह लें या डर में कह लें, इन्होंने सबसे पहले गाड़ी बाहर से बंद कर दी। अपने साथ मोटरसाइकिल में बिस्लेरी की 2 बोतलों में पेट्रोल ले गए थे और बजाय गाड़ी के भीतर पेट्रोल डालने के इन्होंने पूरा पेट्रोल ऊपर से गाड़ी में इंजन के पास और ऊपर उस पर करके उसको छिड़क दिया। छिड़क के किनारे की तरफ उसकी लकीर को ले गए, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं कि पेट्रोल की लकीर को थोड़ी दूर ले जाके उसमें माचिस दिखाने पर वो गाड़ी तक पहुंच जाती है। एक तो वो थोड़ी देर में पहुंचा, बार बार इनको पेट्रोल डालना पड़ा, लेकिन गाड़ी तक वो जैसे ही पूरी गाड़ी तक आग पहुंची, ये मोटरसाइकिल से वहाँ से भाग आए। गाड़ी में आग, चूँकि पेट्रोल की आग थी, दूर से दिखाई पड़ती थी। गाड़ी की आग देखते ही गांव वाले दौड़ पड़े। गांव वालों ने देखा कि पूरी गाड़ी किसी तरह तोड़ के, और उस समय तक गाड़ी की आग भीतर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाई थी। महिला संभवतः होश में आ गई थी, लेकिन कपड़े उसके जल गए थे। गांव वालों ने उसको वहाँ से बाहर निकाल के और फिर ये सब बातें की। 364 का जो मुकदमा लिखाया था इसके पति ने, उसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई और धाराओं की बढ़ोतरी के बाद ये क्राइम नंबर वही 634, 364, 328, 307 और 120 भी का अपराध पूरा बनाया गया। उस समय तक सिर्फ शुभम लोहित गिरफ्तार हुआ था, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बहुत ढेर सारे एविडेंस गाड़ी में, शुभम लोहित के गाड़ी में मिल गए थे, जिसमें शुभम का इसमें हाथ होना स्पष्ट रूप से इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। एक कि अपनी पति पत्नी के बीच के संबंधों की कुछ बातें जो उन्होंने अपने दोस्तों से शेयर की। अगर दोस्तों ने कोई ऐसी बात उसकी पत्नी के बारे में बता दी थी तो उसे पहले इसे वेरीफाई करना चाहिए था। बाद में जब ये सब बातें खुली
इन सब बातों के बारे में पूछा गया तो वो बातें सारी सिरे से गलत निकली। उस महिला के किसी से कोई संबंध नहीं थे। ये केवल शक था इन लोगों का, और उस शक के बिना पर इतना बड़ा, इतना जघन्य कांड कर दिया। और ये कहना कि वो 10 वर्ष बड़ी थी, ये बात कुछ समझ में, बड़ा छोटा होने का कोई मतलब नहीं है। जब शादी हो गई और बच्चे हो गए, बात ख़त्म हो गई। लेकिन पता नहीं, सभ्य समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में इस तरह के विचार अभी भी आते हैं, और दोस्तों के कहने पर, दोस्तों की सूचना पर, दोस्तों की चुगली पर, दोस्तों की गलत धारणा पर, और कोई अपनी पत्नी के साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर सकता है, ये थोड़ा मुश्किल भी है और देखने में कम आता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।